परिवर्तन होता है और प्राथमिक धारा को लगभग द्वितीय धारा के अनुपात में परिवर्तित करने के योग्य करती है। अब थ्योरी ऑफ नो लोड ऑपरेशन की जब बात करते हैं तो द्वितीय लपेटों को लघुपतित करने पर शून्य भार धारा आईओ प्राथमिक में प्रवाहित होती है। इस शून्य भार धारा के दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है यह क्रोन में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है जो शून्य और फाइएम के बीच ज्यावक्रीय रूप से परिवर्तित होता है, जहां फाइएम कोण फ्लक्स का अधिकतम मान है। और जब दूसरी बात करें दूसरी का, तो यह घटक प्रदत्त करता है जो क्रोन में हिस्टैरिसीस और भंवर धारा ह्रासों के लिए उत्तरदायी होता है। इन संयोजित ह्रासों को क्रोन ह्रास यानी कि जो कोर लॉसेस अथवा आयरन लॉसेस कहा जाता है। शून्य भार धारा आईओ प्रकार प्रायः ट्रांसफार्मर की निर्धारित या निर्धारण पूर्ण भार यानी फुल लोड करेंट का लघु प्रतिशत 2 से 5% होती है। चूँकि शून्य भार पर प्राथमिक लपेट एक बड़े प्रतिघात की भांति लौह कोर के कारण कार्य करती है। किसके कारण? लौह कोर के कारण एक लपेटे जो होता है, जैसे कि चूँकि शून्य भार पर प्राथमिक लपेट एक बड़े प्रतिघात की भांति लौह कोर के कारण कार्य करती है। प्राथमिक वोल्टता V1 से लगभग 90 डिग्री पश्च होती है। पिक्चर 3 में इस संबंधन को बताया गया है कि जहां थीटा डिग्री शून्य भार शक्ति गुणक कोण है। अब यह पिक्चर्स में इस तरह से दिखाया गया है। V1 जो प्राइमरी वोल्टेज है और ये फ्लक्स है 90 डिग्री जब यह लैग करती है। E2 है यानी प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज। अब चुंबक जब धारा मतलब चुंबकन धारा जो होता है Im IO साइन थीटा, जो I साइन थीटा प्राथमिक वोल्टता V1 से 90 डिग्री पश्च कला में है। यह वह घटक है जो क्रोन में फ्लक्स उत्पन्न करता है, इसलिए फाई एम के साथ कला में है। द्वितीय घटक I जो मतलब कि नो लोड करेंट पर I cos फाई 0 प्राथमिक वोल्टता V1 के साथ 90 डिग्री कला में है। धारा घटक लो ह्रास प्राथमिक मतलब धारा घटक लो ह्रास प्रदान करता है और साथ में प्राथमिक तांबा ह्रास की कुछ मात्रा होती है, यानी कि साथ में प्राइमरी का कॉपर लॉसेस कुछ मात्रा में होती है। चूँकि नो लोड करेंट पर अति लघु होता है, मतलब नो लोड पर जो करंट अति लघु होता है और शून्य भार प्राथमिक यानी कॉपर लॉस नगण्य होता है। अब ईएमएफ इक्वेशन की जब बात किया जाए तो एक ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण चूँकि प्राथमिक चक्रों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वितीय लपेटों को संबंधित करता है। द्वितीयक में भी फैराडे के नियम के अनुसार अर्थात E बराबर N डेल फाई डेल T द्वितीयक में एक ईएमएफ E2 के प्रेरित होगा। वही फ्लक्स प्राथमिक को संबंधित करके उसमें एक ईएमएफ E1 प्रेरित करता है। प्रेरित वोल्टता फ्लक्स से 90 डिग्री पश्च रहनी चाहिए, इसलिए भी आरोपित वोल्टता V1 के साथ 180 डिग्री कला बाहर है। अब जब चूँकि द्वितीयक लपेटों में धारा नहीं है, E2 और V2 प्राथमिक वोल्टता और परिणामित फ्लक्स ज्यावक्रीय है, इसलिए प्रेरित संख्या E1 और E2 एक ज्या प्रकार के अनुसार परिवर्तित होती है। प्रेरित वोल्टता का औसत मान जो एवरेज वैल्यू जो होता है वोल्टेज का लपेट
इंटू दिए गए समय में फ्लक्स परिवर्तन बटा दिए गए समय। इक्वेशन 1। जब पिक्चर 4 में ज्ञात होता है कि T1 T2 समय अंतराल में फ्लक्स परिवर्तन 2 φm है, जहां φm वेवर्स में फ्लक्स का अधिकतम मान। समय अंतराल उस समय को व्यक्त करता है जिसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है और एक चक्र के आधे बराबर यानी 1/2f सेकेंड के बराबर होता है, जहां f हर्ट्ज में आपूर्ति आवृत्ति है। इसके अनुसार जब φm फ्लक्स जब मैक्सिमम होता है इस केस में तो यह T1 सेकेंड में, और जब T2 सेकेंड में फ्लक्स नेगेटिव में मैक्सिमम होता है T2 सेकेंड में, तो इक्वल टू जब होता है वह 2 φm के बराबर होता है। साइनसोइडल फ्लक्स वेव इन कोर का ये साइनसोइडल फ्लक्स है। तो उस समय जब एवरेज वैल्यू n यानी टर्म्स 2 φm बाई 1/2f यानी 4f(n) φm के बराबर होता है, यानी f फ्रीक्वेंसी, n टर्म्स और फाई मैक्सिमम फ्लक्स, जहां n लपेट में चक्रों की संख्या। एसी परिपथ सिद्धांत से एक ज्ञात तरंग के लिए प्रभावी अथवा आरएमएस वोल्टता औसत वोल्टता का 1.11 गुना होता है। इस प्रकार जो वोल्टेज जो होता है E बराबर 4.44 φm होता है। चूँकि फ्लक्स प्राथमिक और द्वितीय लपेटों से संबंधित रहता है, प्रति प्लेट वोल्टता प्रत्येक लपेट में समान, इसीलिए E बराबर 4.44 φn 1 φm बोला जाता है, जो इक्वेशन 4 के अनुसार। और नेक्स्ट इक्वेशन 5 में E2 बराबर 4.44 φn 2 φm, जहाँ n1 n2 क्रमशः प्राथमिक और द्वितीय चक्रों की संख्या है। अब जब बात करते हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो, इसे के से सूचित किया जाता है। समीकरण 4 और 5 से E2 बटा E1 N2 बटा A1 बराबर के स्थिरांक होता है, जो 6 नंबर जो इक्वेशन 6 के अनुसार इस स्थिरांक को वोल्टता रूपांतर अनुपात से जाना जाता है। यद्यपि वास्तविक रूपांतर अनुपात स्थिर टर्मिनल वोल्टताओं का अनुपात कुछ परिवर्तित होता है, जो भार और उसके शक्ति गुणक पर निर्भर करता है। व्यवहार में रूपांतरण अनुपात नाम पट्टिका आंकड़ा से प्राप्त होता है, जिसमें प्राथमिक और द्वितीय वोल्टताएं पूर्ण भार स्थिति में सूचीबद्ध होती है। जब द्वितीयक वोल्टता V2 प्राथमिक वोल्टता की तुलना में कम है और ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। यदि द्वितीयक वोल्टता अधिक है तो इसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अन्य शब्दों में N2 इज लेस देन N1 अर्थात K इज लेस देन 1, तब अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। N2 इज ग्रेटर देन N1 तो K इज ग्रेटर देन 1, तब उपचयन ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब माना कि एक ट्रांसफार्मर का शक्ति निर्गम उसके निवेश के बराबर है, अर्थात हम एक आदर्श ट्रांसफार्मर को ले रहे हैं। तो इस प्रकार P इनपुट बराबर P आउटपुट अथवा V1 I1 इंटू प्राथमिक का पावर फैक्टर, V2 I2 इंटू सेकेंडरी का पावर फैक्टर, जहां प्राइमरी शक्ति गुणक है। ऊपर की मान्यताओं के लिए अर्थ यह है कि प्राथमिक पर शक्ति गुणक द्वितीय पर शक्ति गुणक के समान होता है। यह संभव है जब नो लोड करेंट नगण्य मान लिया जाए या जब ट्रांसफार्मर नो लोड पर हो तब, या नो लोड मान लिया जाए। अब बात करते हैं V1, जो हमारा V1
I1 बराबर V2 अथवा V2/V1 I1/I2 E2/E1 N2/N1 के यानी कि स्थिरांक होता है। अब समीकरण 7 के से ज्ञात होता है कि टर्मिनल वोल्टता अनुपात लगभग चक्रों के अनुपात के बराबर होता है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर सिंपल कैलकुलेशन की। ट्रांसफार्मर जो रेटिंग होता है, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर की क्षमता की रेटिंग हमेशा उसकी आभासी शक्ति के द्वारा VA या KVA में की जाती है, न कि वास्तविक शक्ति वाट या किलोवाट में। किलोवाट बराबर होता है KVA इंटू कॉस फाई। किलोवाट बराबर क्या होता है? KVA इंटू कॉस फाई। ये आपका फॉर्मूला होता है। ट्रांसफार्मर लोड या तो रेजिस्टिव कैपेसिटी यानी कि जो ट्रांसफार्मर जो होगा, ट्रांसफार्मर लोड तो रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव या मिश्रित हो सकता है। उसका पावर फैक्टर लोड के ऊपर आधारित होता है। जब ट्रांसफार्मर के पावर फैक्टर को स्पेसिफिक लोड के लिए जानते हैं तब सिर्फ लोड करंट की गणना की जाती है, अन्यथा लोड करंट रेटेड करंट से अधिक होता है। अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में है तब उसके लोड करंट का निर्धारण सीधे उसके दिए गए वोल्टेज के अनुसार होगा। हमेशा ट्रांसफार्मर की रेटिंग VA या KVA में होती है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अधिकतम लोड करंट की गणना बिना उसके पावर फैक्टर को जाने की जाती है। अब बात करते हैं एक कॉइल ट्रांसफार्मर की अवधारणा के अनुसार प्राइमरी का KVA सेकेंडरी के KVA के बराबर होता है। हम जानते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज का अनुपात टर्न अनुपात के बराबर होता है, तब प्राइमरी और सेकेंडरी करंट का अनुपात टर्न रेशो अनुपात के विपरीत होती है। अब क्वेश्चन एक दिया है कि एक 100 kVA 2400 वोल्टेज प्राइमरी और सेकेंडरी 240 वोल्टेज, जिसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ट्रांसफार्मर जिसके सेकेंडरी वाइंडिंग में 300 टर्न है। गणना करना है प्राइमरी और सेकेंडरी करंट का अनुमानित मान, प्राइमरी टर्न की संख्या, कोर में उत्पन्न अधिकतम फ्लक्स φm। अब जब डायक्विन की बात करें, डायक्विन का रेशियो ट्रांसफार्मर रेटिंग 100 kVA होती है। कितना होता है? 100 kVA। फ्रीक्वेंसी जो होता है 50 इंटू F इंटू 50 हर्ट्स। तो हम जब प्राइमरी वोल्टेज की बात करें तो VP कितना हो जाएगा? 2400 वोल्टेज, और सेकेंडरी वोल्टेज VS 240 वोल्टेज, सेकेंडरी टर्न NS 300 टर्न्स हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो प्राइमरी वोल्टेज जो होता है 4.44 FNP φm वोल्टेज, यानी कि फ्रीक्वेंसी, प्राइमरी का टर्न और प्राइमरी का मैक्सिमम ये फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा VP/VS, IS/IP, EP/ES और NP/NS। यह जो फार्मूला जो होता है, यह ट्रांसफार्मर, इससे किसी भी चीज़ को निकाला जा सकता है। 3 चीज़ दे दिया जाए, अगर हमें VP और VS दे दिया और IS दे दिया तो IP निकाल सकते हैं। हम इसके द्वारा कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट, उसके बाद प्राइमरी टर्न, सेकेंडरी टर्न्स निकाल सकते हैं। अब इसमें जो आता है VPIP यानी प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट बराबर सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी करंट बराबर KVA, यानी कि इसमें जो होता है प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट वह KVA के बराबर होता है, या यूँ कह सकते हैं सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी
करंट केवीए के बराबर होता है। यहाँ पे प्राइमरी करंट जो होता है, यहाँ पे प्राइमरी करंट वह आईपी यानी प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट आईपी, प्राइमरी टर्न्स एनपी और अधिकतम फ्लक्स फाई एम। अब जब इसका कैलकुलेशन जब किया जाए तो फुल लोड बराबर होता है केवीए इंटू 1000 बटा वीपी, केवीए इंटू 1000 बटा वीपी। तो हमारा जो आएगा वह केवीए जितना दिया गया है उतना 1000 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और प्राइमरी वोल्टेज 2400, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपको 41.7 एम्पियर। और सेकेंडरी करंट में उसी तरह से सेकेंडरी करंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यह सेकेंडरी करंट हमारा 417 एम्पियर आएगा। वीपी बटा वीएस 2400, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज 240, तो 10 इसका आपको आ जाएगा 10, इसका प्राइमरी और सेकेंडरी आ जाएगा वोल्टेज। तो एनपी बटा एनएस जब निकालने की बात आता है तो एनपी जो हमारा दिया हुआ है, एनपी बराबर होता है 10 इंटू एन एस। एनपी बराबर क्या होता है 10 इंटू एन एस। जो हमारा वीपी और वीएस का रेशियो जब दिया आया कितना 10, तो हम इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं ये जो हमारा 10 जो है वीपी बटा वीएस आया। अब एनपी जब निकालना है तो एनपी बराबर क्या होता है, एनपी बराबर जो हो जाएगा यह एनपी बराबर एनएस इंटू 10 ये आ जाएगा। तो यह जो आ जाएगा 10 इंटू 300 यानी 3000 टर्न्स आ जाएगा। अब जब बात करते हैं सी नंबर की तो 4.445 इंटू एन पी इंटू फाई एम यह प्राइमरी वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला। तो फाई एम यानी मैक्सिमम फ्लक्स की बात करें तो 2400 इंटू 4.44 इंटू 50 इंटू 3000 तो 0.0036 वेबर हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्टेज की संख्या, एक ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्टेज की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर वोल्टेज इक्वल टू कितना है 8 है और प्राइमरी वोल्टेज 110 है वोल्ट है। प्राइमरी और सेकेंडरी वैट टर्न ज्ञात करें यदि सेकेंडरी वोल्टेज 25 वोल्टेज है। तो दिया गया प्राइमरी वोल्टेज 110 वोल्टेज, प्राइमरी टर्न बटा प्राइमरी वोल्टेज N1 बटा V1 बराबर 8 दिया हुआ है, तो V2 बराबर 25 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि V1 बटा V2 बराबर N1 बटा N2 हम लोग जानते हैं, इसीलिए या N1 बटा V1 बराबर N2 बटा V2 फाइंड करना है N1 एंड N2। तो प्राइमरी टर्न्स जो होता है आपको N1 बटा V1 बराबर 8 दिया हुआ है, तो N1 बराबर 8 इंटू 110 यानी कि 880 टर्न्स। सेकेंडरी टर्न की जब बात करेंगे तो N2 इक्वल टू 8 इंटू 25 यानी 200 टर्न्स। अब पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं वह कोर के सामग्री प्रयोग के आधार पर यानी कि कोर सामग्री प्रयोग के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड। अब बात करते हैं एयर कोर ट्रांसफार्मर। तो एयर कोर जो ट्रांसफार्मर होता है जैसा कि पिक्चर 1 में दिखाया गया है कि एयर कोर ट्रांसफार्मर खोखले नॉन मैग्नेटिक कोर से बना पेपर अथवा प्लास्टिक जो कि प्राथमिक वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग घुमाया हुआ बना होता है। इन ट्रांसफार्मरों का मान के
इज लेस देन 1, एक से कम, एक से के कम होता है। एयर कोर ट्रांसफार्मरों का साधारणतः प्रयोग अधिक फ्रीक्वेंसी अनुप्रयोगों हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में करते हैं, क्योंकि इसमें आयरन लॉस नहीं होंगे और ना ही मैग्नेटिक कोर सामग्री होते हैं। तो इससे पता चलता है कि एयर कोर जो ट्रांसफार्मर होता है, इस कोर में एयर कोर ट्रांसफार्मर खोखले नॉन मैग्नेटिक कोर से बना पेपर अथवा प्लास्टिक जो कि प्राथमिक वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग घुमाया हुआ बना होता है। इन ट्रांसफार्मरों का मान के लेस देन 1 यानी 1 से छोटा होता है, के से कम होता है, 1 से के कम होता है। एयर कोर ट्रांसफार्मर का साधारणतः प्रयोग कहाँ किया जाता है? VVI क्वेश्चन। यह अधिकतर अधिक फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में किया जाता है, क्योंकि इसमें आयरन लॉस नहीं होगी और ना ही मैग्नेटिक कोर सामग्री होगी। अब बात ये देखते हैं हम एयर कोर ट्रांसफार्मर का जब पिक्चर्स देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एयर कोर ट्रांसफार्मर। तो इसमें दिया गया है आपका ये हैलो कोर, ये हैलो कोर है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग। और इसको जो बोलते हैं कोर बोला जाता है, इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोला जाता है। और यह एयर कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है। कौन सा? एयर कोर ट्रांसफार्मर है। इस तरह का पिक्चर है। अब आयरन लॉस इज टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर लॉस ड्यू टू कोर मटेरियल। जब आयरन लॉस इज ए टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर लॉस ड्यू टू कोर मटेरियल। आयरन लॉस एक प्रकार का ट्रांसफार्मर कोर सामग्री लॉस है। आयरन कोर ट्रांसफार्मर पिक्चर 2 में एक लेमिनेटेड आयरन कोर ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। यह बहुत कॉमन प्रकार का जो होता है ट्रांसफार्मर है, कॉमन प्रकार का ट्रांसफार्मर है, जिसका प्रयोग मुख्य पावर सप्लाई के लिए होता है। इसमें जो दिया गया है सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको ये प्राइमरी वाइंडिंग है। और फेरिट कोर ट्रांसफार्मर जो होता है पिक्चर 3 में दिखाया गया है, ये देखिए फेरिट कोर ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मरों की कोर में फेराइट मटेरियल क्या होता है? इस ट्रांसफार्मर की कोर में फेराइट मटेरियल होता है। इन मामलों में प्राथमिक वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग वाउंड पर एक खोखले प्लास्टिक कोर तथा फेराइट मटेरियल को खोखली कोर में सम्मिलित करते हैं। इन ट्रांसफार्मरों का प्रयोग अधिक फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति से बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी के अनुप्रयोग के लाभ के लिए कम से कम लॉसेस का परिचय कराते हैं। क्या कराते हैं? परिचय कराते हैं। अब बात करते हैं कोर के आकार के आधार पर वर्गीकरण करने में, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप ऑफ कोर। कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है पिक्चर 1 चार्ट 1 पार्ट के आखिरी में दिया गया है कि कोर के ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग तथा द्वितीयक वाइंडिंग के 2 अलग अलग भाग या सेक्शन या कोर के लिम्स प्रकार की होती है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर पिक्चर 2 के चार्ट 1 में देखिए। इस प्रकार ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों समान सेक्शन या कोर के लिम्स पर बाउंड होते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर वोल्टेज ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर में करते हैं। अब बात करते हैं रिंग टाइप ट्रांसफार्मर। पिक्चर 3 के चार्ट 1 में देखिए। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की कोर गोलाकार अथवा अर्धगोलाकार जैसा पिक्चर 3C में दिखाया गया है। ये एक रिंग के साथ साथ स्कैट या क्लैम्प्ड होता है। प्राथमिक वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग रिंग के ऊपर वाउंड होती है। इसकी हानि यह है कि इसकी संरचना प्राथमिक वाइंडिंग
और प्राथमिक वाइंडिंग तथा द्वितीयक वाइंडिंग रिंग के ऊपर वाउंड होता है। इसकी हानि यह है कि इसकी संरचना प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीयक वाइंडिंग कॉइल में कठिन होती है। रिंग प्रकार के ट्रांसफार्मर का साधारणतः प्रयोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अधिक वोल्टेज और अधिक धारा को मापने के लिए करते हैं। ये पिक्चर्स में दिखाया गया है, ये इसे बोलते हैं हम लोग फेरिट कोर और इसे बोलते हैं वाइंडिंग। और तीसरा नंबर में है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ट्रांसफार्मर रेशियो। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। इन ट्रांसफार्मरों में प्राथमिक पर दिए गए वोल्टेज की तुलना द्वितीयक पर प्रेरित वोल्टेज से अधिक होता है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है, इन ट्रांसफार्मरों में प्रेरित द्वितीयक वोल्टेज का मान स्रोत प्राथमिक वोल्टेज की तुलना में कम होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इन ट्रांसफार्मरों में प्रेरित द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज पर दिए गए स्रोत वोल्टेज के समान होती है। समान होती है 1:1 अथवा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। 1:1 या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। इन ट्रांसफार्मरों में टर्नों की संख्या सेकेंडरी में तथा प्राथमिक में टर्नों की संख्या के बराबर होती है, अतः टर्नों की अनुपात 1 होता है, जिसे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। मुख्य ट्रांसफार्मर जो मेन ट्रांसफार्मर जो होता है, मेन फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ये साधारणतः आयरन कोर सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन सा? साधारणतः आयरन कोर सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। इन ट्रांसफार्मरों का लिंक एसी मुख्य स्रोत और दूसरा युक्ति आवश्यक एसी अथवा डीसी पावर के बीच होता है। उदाहरण के लिए रेडियो रिसीवर को कम वोल्टेज डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसका प्रयोग रेडियो रिसीवर में से एसी स्टेप्ड डाउन एसी को डीसी में बदलना, रेक्टिफिकेशन तथा फेड से रेडियो रिसीवर। इन ट्रांसफार्मरों की द्वितीयक वाइंडिंग सेंटर टेप प्रकार की होती है, जैसा कि पिक्चर 4A में दिखाया गया है, अथवा शायद एक से अधिक द्वितीयक वाइंडिंग होती है। जैसा कि पिक्चर में दिया गया है, पिक्चर 4B में दिखाया गया है, विभिन्न एसी मुख्य लेवल के अनुकूल बनाते हैं। टेप्ड प्राथमिक की प्राथमिक वाइंडिंग के टर्न द्वितीयक 4AC में बदलाव की भी सहमति होती है। सभी पावर ट्रांसफार्मर साधारणतः डिजाइन से मुख्य सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पर कार्य करती है। ये पिक्चर्स में दिखाया गया है, इसको बोला जाता है सेंटर टैप, जो आपका 6। अब इसे जो बोला जाता है यह सेंटर टैप मेथड है। इसमें 240 वोल्ट प्राइमरी में दिया, सेकेंडरी में 6 वोल्ट और 6 वोल्ट पर एक बाइंडिंग के बीच टेपिंग किया। उसी तरह से पार्ट्स बी में दिखाया गया है, यह प्राइमरी है, इसमें 15 वोल्ट और ये 0 न्यूट्रल्स और ये 15 वोल्ट पर सेंटर टैप किया गया है। प्राइमरी
ये इसका सेकेंडरी है, ये प्राइमरी 1 टैपिंग, ये प्राइमरी। अब ये बात करते हैं इसी तरह से इसमें टेपिंग। यह जो टेपिंग दिया गया है यह 0 वोल्टेज पर टेपिंग है। कितना? 0 वोल्टेज पर। और यह 12 वोल्टेज पर टैपिंग है और यह 5 वोल्टेज पर टैपिंग है। उसी तरह से हम जब 240 वोल्टेज से फिर दो सीट नंबर जब पिक्चर्स दिखाया गया है, यह S1 S2 और S2 S3 और इस तरह से टैप करके हम लोग बनाते हैं सेंटर टैप सेकेंडरी मेथड। पावर ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग होता है, पावर ट्रांसफार्मर का प्रयोग कलर कोडिंग स्कीम से प्राथमिक वाइंडिंग तथा द्वितीय वाइंडिंग को पहचानने में करते हैं। पिक्चर 5 में एक स्कीम को देखें। इसमें जो दिया गया है K1, इसमें K1 दिया गया है जैसे कि एक प्राइमरी वाइंडिंग है इधर, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग का रेड और येलो, रेड येलो, और इस तरह से आपका रेड सेकेंडरी वाइंडिंग का होता है। इसको बोला जाता है जैसे कि ये प्राइमरी का ब्लैक और प्राइमरी का ये ब्लैक और सेकेंडरी का ये रेड येलो 250 02 और ये अब ग्रीन है। सेकेंडरी का ये ग्रीन 6.3 वोल्ट और यह 6.3 वोल्ट येलो है। अब बात करते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी की। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो होता है ट्रांसफार्मर में, पिक्चर 5 चार्ट 1 को देखिए, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी है। ट्रांसफार्मर का मुख्य वोल्टेज ट्रांसफार्मर के समान दिखते हैं, लेकिन वे आकार में इनसे बहुत छोटे होते हैं। अधिकांश ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर पीवीसी माउंटिंग प्रकार के होते हैं। इन ट्रांसफार्मरों की डिज़ाइन ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज पर ऑपरेट होते हैं। ऑडियो ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग जो होता है वो ऑडियो एम्पलीफायर के एडजस्ट के आउटपुट के कपलिंग से इनपुट की अगली स्टेज तक इंटर स्टेज कपलिंग, मतलब ऑडियो एम्पलीफायर के एक स्टेज के आउटपुट के कपलिंग से इनपुट की अगली स्टेज तक इंटर स्टेज कपलिंग। एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल से एक एम्पलीफायर स्पीकर का साउंड सिस्टम। उसके बाद जब बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसफार्मर होता है, पिक्चर 6 के चार्ट 1 में देखें। हाई ट्रांसफार्मर की कोर आयरन पाउडर अथवा फेराइट अथवा ब्रास अथवा एयर कोर खोखली की बनी होती है, जैसा पिक्चर 1 से 3 पाठ में देखें। इन ट्रांसफार्मरों की रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर RFT तथा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर IFTS कहते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर या इसको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इन ट्रांसफार्मरों का प्रयोग कई 2 स्टेजों की हाई फ्रीक्वेंसी परिपथ जैसे रेडियो रिसीवर में करते हैं। इन ट्रांसफार्मरों की ऊपरी फ्रीक्वेंसी रेंज अपर फ्रीक्वेंसी रेंज 30 मेगाहर्ट्ज़ में होती है। अब बात करते हैं कि जैसे इन ट्रांसफार्मरों की दूसरी विशेषता यह है कि कोर की स्थिति में अलर्ट, जिसका परिणाम वेरिड कपलिंग तथा ऊर्जा ट्रांसफार्मर होता है। ये ट्रांसफार्मर भी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को कैपेसिटर को वाइंडिंग के समांतर में जोड़ते हैं। यह परिणाम एक विभिन्न व्यवहार के ट्रांसफार्मर विभिन्न फ्रीक्वेंसी पर होता है। अतः ये ट्रांसफार्मर प्रकार के ट्यून ट्रांसफार्मर भी कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि एक ट्रांसफार्मर का सम ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इवन ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर से छोटे होते हैं। यह जो है ट्रांसफर सम ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ये
जो होता है इवन ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर से छोटे होते हैं। यह ट्रांसफार्मर साधारणतः सील्ड या स्क्रीन में एक अच्छा चालक होता है। और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर जो होता है, इन ट्रांसफार्मरों की कोर सामग्री जो होता है एयर अथवा फेराइट अथवा ब्रास का होता है। इन ट्रांसफार्मरों की संरचना मिनिमम ऊर्जा लॉस पर बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी होती है। बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मरों में कई प्रकार के आकार तथा डिजाइन उपलब्ध है। कुछ इनके अनुप्रयोग अधिकतर टेलीविज़न रिसीवर में करते हैं। अब सिंगल शेफ्ट एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर, पिक्चर चार्ट 1 में ट्रांसफार्मर एकल फेज एसी मुख्य सप्लाई के साथ डिजाइन प्रयोग देखें। अतः ये ट्रांसफार्मर एकल प्राथमिक वाइंडिंग होगा। इन प्रकार के ट्रांसफार्मर को एकल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर 3 फेज एसी मुख्य सप्लाई के लिए उपलब्ध होते हैं। ये पॉलीफेज ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। पिक्चर 7 चार्ट 1 में हम देखें, इसमें 3 प्राथमिक वाइंडिंग होते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग विद्युत वितरण तथा इंडस्ट्रियल अनुप्रयोगों में के लिए करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण उनके अनुप्रयोगों के वैश्वीकृत के लिए भी कर सकते हैं। ये असंख्य अनन्यूमेरेबल संख्या के कार्य अनुप्रयोगों इसके प्रकार भी असंख्य होते हैं, जो कि नीचे लिस्ट में दी गई है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होता है क्लिप में प्रयोग धारा मीटर, ओवरलोड ट्रिप परिपथ आदि में प्रयोग करते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो होता है, ये ट्रांसफार्मर संवेदनशील उपकरणों के लिए संतुलित वोल्टेज सप्लाई का प्रयोग करते हैं। संवेदनशील उपकरणों के लिए संतुलित वोल्टेज सप्लाई का प्रयोग करते हैं। अब इग्निशन ट्रांसफार्मर जो होता है, यह जो होता है ज्वलन प्रणाली अथवा प्रज्वलन ट्रांसफार्मर, यह ऑटोमोबाइल में प्रयोग करते हैं। उसके बाद वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है, वेल्डिंग उपकरणों में प्रयोग करते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। पल्स ट्रांसफार्मर जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रयोग करते हैं पल्स ट्रांसफार्मर। उसके बाद आता है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर जो होते हैं, जिसको ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर अथवा एयर कूल ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्राय घरेलू उपकरणों में होता है, जबकि अन्य प्रकार के ट्रांसफार्मर अधिक खतरनाक आने जाने में। जैसे कि ड्राई प्रकार का जो ट्रांसफार्मर जो होता है, ड्राई प्रकार का अथवा एयर कूल ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्राय घरेलू उपकरणों में होता है, जबकि अन्य प्रकार के ट्रांसफार्मर अधिक खतरनाक आने जाने हैं। अब बात करते हैं, अब पिक्चर्स में दिया गया है जैसे कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर। पिक्चर्स में दिया है कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो पिक्चर 1 में है, इसे हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये ट्रांसफार्मर का कोर है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो सेल टाइप का, जैसे कि इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये भी आपका कोर टाइप ही है, ये भी आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये पिक्चर्स आपका 1 है, ये पिक्चर्स आपका 2 है, दोनों में वाइंडिंग होता है। अब बात करते हैं उसका कंस्ट्रक्शन, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर का जो होता है, इस तरह से इसमें यू और आई होता है, एल और एल, इस तरह से कोर का स्टैंपिंग होता है। ये यू आई कोर स्टैंपिंग या एल कोर स्टैंपिंग होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। अब सेल टाइप ट्रांसफार्मर की जब बात करते हैं, सेल टाइप ट्रांसफार्मर ये प्राइमरी वाइंडिंग है। ये आपको इसी पर सबसे आपको प्राइमरी, उसके बाद ये सेकेंडरी वाइंडिंग इसी पर होता है। इसको हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर करते हैं। ये आपका कोर है और इसमें 2 मैग्नेटिक पाथ होता है। ये आपका सेल टाइप है, ये प्राइमरी वाइंडिंग, और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग इसी पे किया जाता है मध्य में। और इसमें जो कोर स्टैंपिंग होता है वह ई प्रकार के और आई, और ये एम प्रकार का कोर और एम प्रकार का होता है इसमें। और इसमें जो होता है टी और यू प्रकार का कोर होता है, जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर को बनाने में। ये आपका रिंग टाइप ट्रांसफार्मर होता है।
इसमें रिंग टाइप ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी में वाइंडिंग किया है, ये सेकेंडरी में वाइंडिंग किया है। इस प्रकार का ये रिंग टाइम है, ये रिंग टाइम का ही पार्ट है रिंग टाइम ट्रांसफार्मर। इस तरह से यह एक पूरा रिंग होता है और एक हाफ रिंग का दो बनाया जाता है रिंग ट्रांसफार्मर। उसके बाद मेन फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो पिक्चर्स 4 में ये मेन फ्रीक्वेंसी टाइप ट्रांसफार्मर है, ये इसके भाग है। और सेकेंडरी उसी का जो मेन फ्रीक्वेंसी टाइप जो है ये इस प्रकार के होते हैं। इसमें ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं, यानी प्राइमरी पार्ट सेकेंडरी पार्ट्स होते हैं मेन फ्रीक्वेंसी का। उसी तरह से हम लोग जब बात करेंगे ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का, तो यह जो हमारा दिया है आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है। यह जो है हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी। इसे ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसमें यह जो होता है आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इस तरह का होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, और ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इस तरह का जो होता है ट्रांसफार्मर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है। इसे RFT या IFT बोला जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। और ये जो हमारा है पॉलीफेज ट्रांसफार्मर, इसे बोला जाता है पॉलीफेज ट्रांसफार्मर। और ये है इस तरह का पॉलीफेज ट्रांसफार्मर का ये पिक्चर्स दिया गया है।